Hey, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss very important chapter. अच्छा ये चैप्टर इजी है और अंडररेटेड है, यानी इसमें से हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आता है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा इजियर भी होता है उसके मुकाबले. अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क, एनर्जी एंड पावर. बेटा, all these three quantities are scalars. Let's start with work. Beta, scientifically, work means moving something. Means आपने कोई चीज उठाई हुई है, उठा के रखी हुई है, तो थोड़ी देर में हो सकता है आपको नानी याद आ जाए, थक जाए आप. लेकिन साइंस सेज कि अगर वो मूव नहीं ना कर रही सो तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे. साइंस थोड़ी मटेरियलिस्टिक है इस मामले में. तो समथिंग मस्ट मूव टू डू वर्क इन साइंस, राइट. तो किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है. एक फोर्स, ऑब्वियसली टू मूव. और कैसे पता चलेगा कि वो मूव हुई है? इट विल कवर सम डिस्टेंस. तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वर्क. तो ये तो हमने मोमेंट में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें था फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हियर इट विल बी distance covered along the force. Covered along means parallel. So क्या डिफरेंस है मूवमेंट में और वर्क में? कि मूवमेंट में फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ फोर्स. तो वर्क इज प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय, यू कैन से, द डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड parallel to the force. Means, let's say if we are having any object and a force is applied on it and the object moves through a distance, you say d. So you multiply them and you get the work. तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड. वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से. स्मॉल डब्ल्यू वेट के लिए होता है. फोर्स and it is multiplied by distance covered along. Covered along means parallel. So force parallel to the distance. Movement में force multiply by perpendicular distance है, इसमें parallel distance है. अच्छा, for good students, when we say na distance covered parallel in the direction along the force, मतलब we want to say कि इसकी direction वही है जो force की, तो direction mention कर रहे हैं. For good students, when we mention ये डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस में डायरेक्शन भी है, तो एक्चुअली डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्टेंस इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बेटा, ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्टेंस इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन जो आंसर आ रहा है दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. जैसे सम टाइम एग्जांपल तो नहीं है इसकी, टू नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव ना, तो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय सम टाइम कैन गिव यू अ स्केलर, राइट. अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर. तो न्यूटन मीटर तो मोमेंट की भी होती है यूनिट. तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि ये जो है वो मूवमेंट नहीं है, वर्क है? तो उसके लिए वर्क इज गिवन अ डिफरेंट यूनिट दैट इज कॉल्ड एज जाउल. यू कैन
थे जूल कह लें, जाउल कह लें, मैं जाउल बोलता हूँ, चॉइस इज योर्स। तो वर्क की यूनिट इज अ जाउल। सो इफ इट इज आस्क्ड हाउ मच इज अ जाउल, तो वर्क की यूनिट जाउल को हम अगर पूरा लिखते हैं तो फुल जाउल स्मॉल जे से होता है, राइट। तो इसके अलावा अगर हमने खाली सिंबल लिखना है इसका तो कैपिटल जे होएगा। तो 1 जाउल, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो 1 जाउल इज 1 न्यूटन मीटर। और हाउ कैन यू डिफाइन 1 जाउल, ये लिखी हुई डेफिनेशन। If 1 joule is the work, if 1 Newton force move an object through 1 meter in the direction of force, then the work done is 1 joule. Right, beta ji? Acha. For example, coming back to this diagram, if we are having a force that is say 12 Newton and we move an object through a distance of 8 meter. So what will be the work done? The work done is force multiplied by distance covered parallel to force. So force at 12 Newton, distance 8 meter, multiply 96. And its unit is joule. Right, beta? अच्छा जी। अब एक दो टेक्निकल पॉइंट्स है, वो ये कि जैसे हम किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपने नोट करना हम अपनी फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी फोर्स सेम नहीं है। गाड़ी को अगर धक्का लगाना पड़े तो शुरू में हमें एकदम ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है। जब वो मूव होने लग जाए तो आप नोट करना वो अब इजीली मूव होने लग जाती है। लेकिन अगर कहीं वो रफनेस आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, धक्का लगाते तो कहीं हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती, कहीं कम लगानी पड़ती। तो जब ना फोर्स वेरी कर रही हो ना, तो बेटा देन हाउ वुड यू फाइंड द वर्क। तो जब फोर्स वेरी कर रही है देन वर्क में हम लेंगे एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड, राइट। और फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा जो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके प्लस से आ रहा है, ग्राफ में वो एरिया अंडर द ग्राफ से आएगा। तो इट मींस कि अगर आपके पास एक ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस एंड ग्राफ इज लाइक दिस, तो ये जो ग्राफ के नीचे वाला एरिया है ना, दैट एरिया विल टेल यू द वर्क डन। क्लियर बेटा जी? मैं रिपीट कर रहा हूँ। फोर्स वर्क किसे कहते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड पैरेलल टू फोर्स, पैरेलल डिस्टेंस। यानी ये फोर्स, if 12 न्यूटन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू 8 मीटर पैरेलल टू द फोर्स, मल्टीप्लाई करें वर्क। लेकिन अगर फोर्स वेरी कर रही है तो हम एवरेज फोर्स लेंगे या एरिया ग्राफ, एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, ये भी हमें वर्क की वैल्यू देगा, राइट। और वर्क की यूनिट इज जाउल। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड पैरेलल टू फोर्स। वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस, मोमेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो फिर वर्क आता है। इन दोनों में से अगर एक भी जीरो हो जाए तो वर्क डन विल बी जीरो। सो बेटा work done will be zero if there is no distance covered in the direction of force
और देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, दोनों में से यानी डिस्टेंस और फोर्स में से कोई एक चीज भी जीरो हो जाए, पैरेलल डिस्टेंस जीरो हो जाए या फोर्स जीरो हो जाए, तो देन वी से वर्क डन इज, अच्छा डिस्टेंस जैसे आप एक दीवार को फोर्स लगाएं तो ऑब्वियसली हम लोग इतने ही मैन तो नहीं है कि हम बॉल को हिला देंगे, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉल मूव नहीं कर रही, तो देन बेशक हम फोर्स लगा रहे हैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, वर्क डन विल बी जीरो। और सम टाइम जैसे हम किसी चीज को ऊपर से फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, वो नीचे जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वो ग्रेविटी से खुद ही नीचे खींच रही है, देन हम वहां फोर्स नहीं लगा रहे, वहां हम कोई वर्क नहीं लगा रहे। इसलिए आप जिम में देखते हैं ना, हम एक वेट को ऊपर उठाते हैं तो हमें जोर लगाना पड़ता है, वेट को नीचे रखना हमेशा आसान हो जाता है, राइट, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही होती। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, उस वक्त हम डिस्टेंस तो वो कवर कर रही लेकिन हम फोर्स नहीं लगा रहे, तो वी आर नॉट डूइंग वर्क, ग्रेविटी या कोई और फोर्स। एंड लाइक से वी आर हैविंग एन एग्जांपल कि एक बकेट है और ये इसका हैंडल है, ग्रिप है, तो आप उठाकर बकेट को आगे मूव कर रहे हो, तो आप ना दो फोर्सेस लगा के रखिए, एक फोर्स F1 है जिसने उसे उठाया हुआ है और इट इज एट कांस्टेंट हाइट, ना ऊपर जा रहे नीचे, बस उठा के एक जगह हाइट पे रखा हुआ, और एक आप आगे मूव कर रहे हो और आगे मूव करने के लिए जोर आप हाथों से नहीं अपने टांगों से लगा रहे हो, और हम मूव इधर को कर रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो बेटा इस सिचुएशन में सिर्फ एक फोर्स इज डूइंग वर्क एट द मोमेंट, कौन डूइंग वर्क, जिसके पैरेलल हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो बेटा in this situation the F2 is doing work। लेकिन F1 के पैरेलल कोई डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा, so it does not do any work at the moment, right? So distance work is done when distance is covered parallel to the direction of the force, clear? So this was all about the work। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल वर्ड ना इसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है। देन कम्स एनर्जी। बेटा जी सम टाइम लाइक आप स्कूल से बहुत थके हुए घर जाते हो, तो अचानक आपको कोई कोई काम करने के लिए कह दे, तो आप कहते हो कि नहीं मुझसे काम नहीं हुई, यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क। क्या है मतलब, कहते हैं आई डोंट हैव एनी एनर्जी। जब आप कुछ आराम करते हो खाते हो, जब एनर्जी आ जाती है, नाउ यू हैव सम एबिलिटी टू, नाउ यू आर एबल टू डू सम वर्क, मींस जूनियर क्लासेस से करते आए हम, तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू द वर्क। अच्छा बेटा जी, एनर्जी की यूनिट भी जाउल होती है, तो वर्क की यूनिट भी जाउल होती है, तो क्या ये वर्क और एनर्जी सेम है? अगर ये सेम है तो इनके नाम क्यों डिफरेंट, और अगर डिफरेंट है तो यूनिट सेम क्यों है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो बेटा जैसे आपके पास पैसे हैं, आप कोई मोबाइल कोई लैपटॉप कोई भी कीमती चीज जो पसंद की आपकी है लेना चाहते हो, आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो, तो जो पैसे आप जमा कर रहे हो आप उसे कहते हैं ये आपकी सेविंग है। लेकिन जब आप वो चीज लेने के लिए किसी भी मार्केट में जाते हो, तो वो चीज लेकर आप पैसे वही दे रहे होते हो, तो तब आप कहते हैं ये पेमेंट बन गई। मतलब वही पैसे जब आपके पास हैं वो आपकी सेविंग है,
जा रहे हैं तो वो पेमेंट या बिल बन गया, राइट? तो बेटा सिमिलरली द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी स्टोर्ड इन अ बॉडी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो जो बॉडी के अंदर एबिलिटी है, ठीक है, स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर है एबिलिटी, दैट इज एनर्जी। लेकिन जब वो बॉडी से कहीं ट्रांसफर हो जाती है, लाइक आपके अंदर एनर्जी है खाना खाने के बाद, तो अब आप ना कोई टेबल उठाते हो, मूव करते हो, व्हेन वी मूव समथिंग वी डू वर्क, तो वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। आप लिखते हो पेन से, यू आर मूविंग पेन, तो मूविंग समथिंग इज कॉल्ड वर्क, तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती। वही एनर्जी फुटबॉल पे लगाते हो, फुटबॉल मूव करता है, यू मूव समथिंग यू डू वर्क, तो वही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। इवन आप अपने आप को मूव करते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, यू आर मूविंग योर सेल्फ, मूविंग योर वेट, तब भी आप वर्क कर रहे हो। इट मीन्स कि जब आपकी बॉडी में थी वो एबिलिटी, आपने यूज नहीं की वो एनर्जी, लेकिन जब वो ट्रांसफर कर देते हो, किसी चीज पे लगा देते हो, अप्लाई कर देते हो, किसी चीज को मूव कर देते हो, तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई वर्क एंड एनर्जी दे आर सेम, बट एनर्जी इज विच इज स्टिल इनसाइड द बॉडी। किसी बुलेट में है, किसी चीज में जो एबिलिटी है करने की, वो एनर्जी है। लेकिन जब वो हम किसी चीज से ट्रांसफर कर देते हैं, वो बुलेट किसी चीज को हिट कर देती है, उसको मूव कर देती है, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेटा work can be defined as energy transfer. So energy that is when it is inside the body, not utilized, is called energy. And when energy is transferred, that is changed into work done. Right, beta? So work done can also be defined as energy transfer. So work and energy are same. That is why they are units are same. But the difference, if it is still in the body and not used, that is energy, and when it is transferred, the ability is still is stored in the body and has not been used, that is energy, and when it is transferred to something, that is changes changed into work, right? अच्छा, एनर्जी की फॉर्म है लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, विंड एनर्जी, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट? यूनिट सबकी जाउल है, ये इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एनर्जी हो। There we are going to discuss some uh, terms you will be familiar, कुछ नई terms भी होंगी। Renewable energy sources, what do you mean by renewable energy sources? Beta, which are naturally reproduced and they do not run short, right? So उनके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड है, which are naturally replenished, they keep producing। तो हमारे पास यूजली वी यूज टू थिंक के रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 5 होते हैं, और आप उनके साथ फेमिलियर हो। सोलर हो गया फ्रॉम सन, हाइड्रल वाटर से, वाटर साइकिल चलता है क्लाउड की फॉर्म में, एंड विंड, जियोथर्मल, जियो अर्थ, थर्मल हीट ऑफ अर्थ, tidal, that comes from the attraction of moon. This gives evidence कि सिर्फ अर्थ मून को नहीं अट्रैक्ट करती, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। बट बेटा लास्ट ईयर दे केम एंड अ क्वेश्चन, दे जो बायोमास होता है ना, which comes from the living organism in form of uh, their wastage and other forms, even like from plants as their wood, as they naturally keep producing, growing, and the animals, they increase in number and they keep producing the waste, right? So beta ji, that can also be taken to be as a renewable energy source. So keep this in your mind as well. Now we are going to talk some technical definitions. Let's start with, first of all, we are going to discuss about internal energy. Sometimes it is referred to as
thermal or heat energy as well. But how do you define internal energy? It is the sum of kinetic energies and potential energies of the particles of an object distributed randomly. So it is the sum of the kinetic energies and potential energies of all the particles of an object कि हर सब पार्टिकल के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया जाए, दैट इज इंटरनल एनर्जी। और डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब स्प्रेड होता है और रैंडमली का मतलब अनइक्वली। तो व्हाट डज दैट मीन कि जो एनर्जीज है वो अनइक्वली स्प्रेड होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे सम टाइम बहुत गरम गरम पराठा या पिज्जा बनकर आपके पास आए, तो आप एक तरह से खाना शुरू करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत गर्म होता है, वहां से नहीं खा सकते, तो आप सम टाइम उसकी साइड चेंज करते हो। तो कोई एक साइड ऐसी होती है जहां रिलेटिवली वो कम हीटअप होता है, इसका मतलब एनर्जी इक्वल नहीं होती हर तरफ। एंड सिमिलरली वी नो कि अगर एयर है, लिक्विड है, तो हॉटेस्ट लिक्विड ऊपर होता है, तो जो जो आप नीचे आए तो वो लेस हॉटर और मोर कोल्डर होता जाता है। इसका मतलब एक रूम में जो सारी एयर है उसका टेम्परेचर सेम नहीं है, उसकी एनर्जी सेम नहीं है, ऊपर वाले ज्यादा एनर्जेटिकल पार्टिकल होते हैं। तो दिस टेल्स एनर्जी इक्वल नहीं होती किसी भी जगह पे। जैसे एक घर है, उसके जो कूलिंग होगी या हीटिंग होगी पूरी बिल्डिंग में घर की सेम नहीं है। कुछ कमरे रिलेटिवली मॉडरेट होते हैं, कुछ हॉटर और ज्यादा कोल्डर होते हैं, राइट? कहीं ज्यादा ठंड लगती है। तो इंटरनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली का मतलब इक्वल नहीं होती यूजुअली ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड व्हाट इज दैट? से ये दोनों बड़ी मिलती जुलती डेफिनेशन है, बट दे आर डिफरेंट। बड़ा ये पार्टिकल्स की है और ये ऑब्जेक्ट की है। जैसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो सा है वो एक पुअर कंट्री है, लेकिन आप अपने जरा देखिएगा लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में, अपनी ट्रैफिक गाड़ियों में देखें, रोड्स पे कितनी गाड़ियां, कितनी ट्रैफिक है। तो ऐसा नहीं है। हमारे माशाल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी जिन कंट्रीज में से होता है उनमें से एक पाकिस्तान है। यहाँ की गवर्नमेंट पुअर है, लोग नहीं, की वजह कि गवर्नमेंट को इतना ट्रस्ट नहीं करते, लोग टैक्स नहीं देते। लेकिन लोग नहीं यहाँ कितने गरीब, गवर्नमेंट है। तो बेटा जैसे एक चेयर है, वो आप जिस कमरे में कहीं बैठे हुए हैं, क्लासरूम, एक चेयर पड़ी हुई, चेयर मूव नहीं कर रही, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। तो ये डिफरेंस है, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट की होती है और इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स की। अच्छा, इन दोनों डेफिनेशन में एक चीज आई है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा मेन कंसर्न इससे है। पहले काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस करने लगे। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? देखिए बेटा, एक ट्रेन खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई एक जगह पर, तो आपको उससे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, वो खड़ी हुई बस। लेकिन चलती हुई ट्रेन या बस के सामने हम नहीं आना पसंद फरमाएं। क्यों? क्योंकि जब वो चल रही है तो दैट कैन हिट वेरी हार्ड। किसी ने हाथ में बुलेट पकड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन वो बुलेट जब किसी गन से चल रही होगी तो तब हम उसके सामने आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो मूव कर रही है, वो जितनी तेज मूव करेगी, यानी अपनी हाथ से बुलेट किसी को मारे तो उतनी डेंजरस नहीं होगी। गन से निकली हुई बुलेट कैन बी वेरी डेंजरस स्पीड। तो किसी चीज के मूवमेंट की वजह से जो उसमें एनर्जी आ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, के ई। तो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसके एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, 200 ग्राम है, और हम उसको शूट करते हैं विद अ स्पीड ऑफ यू कैन से 50 मीटर्स पर सेकेंड।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एम क्या होता है? मास होता है, और वी वेलोसिटी या स्पीड। इनफैक्ट वेलोसिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो और दरमियान में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई। तो अब इसका मास कितना है? 200 ग्राम है। तो बेटा ग्राम में तो हम कहीं यूज नहीं करते, कि मैं जानबूझकर आपको बार बार ये चेंजिंग के क्वेश्चन देता हूँ। तो किलोग्राम में यूज करना मैथ्स हमने, तो इसे किलो का मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल मेक इट 0.2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट में किया करेंगे। अगर आप ये याद रखें तो बहुत सी मिस्टेक से बच जाया करेंगे। अच्छा, स्पीड इसकी 50 मीटर्स पर सेकेंड है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बेटा जी, यू विल सोल्व एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर टू बी दिस। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, यूनिट इज मिसिंग। तो याद रखें ना, एनर्जी कोई भी हो, यूनिट उसकी जाओ लो। राइट? क्लियर? So this can be the question number one. The question number two, if you could help me, कि बेटा जी कंसीडर कि हमारे पास एक बुलेट है विच इज 10 ग्राम इन मास, और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 16 जॉल एनर्जी है। बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? कैन एनीबॉडी हेल्प? ये काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, so we will use again the formula, substitute the values। काइनेटिक एनर्जी 16 है। अच्छा बेटा, मास है 10 ग्राम, हमें केजी में चाहिए। 1000 से डिवाइड करेंगे, इट विल मेक 0.01 एंड वी स्क्वायर। अच्छा, ये इसको इस पर हम डिवाइड कर लेंगे, तो इट विल मेक वी स्क्वायर टू बी 3200। हमें तो वी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट कोई शेयर करेगा, कितना होता है? 50 समथिंग होएगा। जी बेटा। जी बेटा जी। What will be square root of 3200? सर 56.6 आ रहा है। चलो 56.6, उसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 57। आप राउंड ऑफ कर लिया करो वैल्यूज को, और डोंट डू नॉट फॉरगेट द यूनिट, मीटर्स पर सेकंड। राइट? क्लियर? तो दिस वाज काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आ जाती पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी 5 टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी। ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? वैसे का आम लाइफ में हम सुनते हैं सम टाइम, किसी शो में, किसी इवेंट पे, कि ये स्टूडेंट में, इस एक्टर में, क्रिकेटर में बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल सर का मतलब उसके अंदर जो हिडन होता है। राइट? सो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी which is hidden or stored inside an object। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की 5 टाइप्स हम पढ़ने लगे। अब वो कौन कौन सी हैं? बेटा, कोई रबर बैंड से आपका भाई बहन खेल रहा है, आपके पास बैठा कोई फ्रेंड है, क्लास फेलो, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो रबर बैंड स्ट्रेच करके आपकी तरफ रुक कर दे थोड़ा सा उसका, तो अब आप कहोगे इसे पीछे करो, ये लगेगा। यानी उसमें एनर्जी आ जाती है। कब आती है? जब उसे स्ट्रेच करे।
तो बेटा किसी चीज की हम शेप चेंज करें और शेप चेंज करने से उसमें जो एनर्जी आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो बेटा जी, आ, उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? उसकी एग्जाम्पल कोई स्प्रिंग हो सकता है, रबड़ बैंड हो सकता है, खिलौनों के अंदर भी स्प्रिंग्स यूज होते हैं, गन्स के अंदर भी स्प्रिंग यूज होते हैं, वो स्लिंग शॉट होती है, कैटापोल्ट भी कहते हैं उसको, वो जो एंग्री बर्ड वाली होती है फेंकने के लिए। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल। इवन हमारे मसल्स भी रबड़ की तरह काम करते हैं। फिर दूसरी एनर्जी जिसे हम सबसे कम डिस्कस करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केमिकल एनर्जी। उसका फुल नेम इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसमें वर्ड क्या है? केमिकल का वर्ड क्यों है? केमिकल रिएक्शन में एनर्जी आती है। जैसे आप जो खाना है, वो अगर आप अपने मुंह पे लगा दो, बाजुओं पे लगा दो, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं। खाना तभी उससे एनर्जी आएगी जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर जाके उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके बाद एनर्जी आती है। तो द एनर्जी विच कम्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। अच्छा, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन में अगर पहले कोई बॉन्ड्स बने हुए हैं तो वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो बेटा, ये जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, दैट इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी, राइट। तो बेटा, केमिकल बॉन्ड्स में, अच्छा इसकी एग्जांपल जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना, फ्यूल्स, जब तक बर्न नहीं होगा, गाड़ी में, हम गाड़ी में फ्यूल तो डलवा दिया लेकिन स्टार्ट करते हैं तो वो बर्न होता है, फ्यूल बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, तब एनर्जी आना शुरू होती है। ठीक है, बैटरीज के अंदर, सेल्स के अंदर। अच्छा, यहाँ मसल्स है ना, ये वर्ड मसल की बजाय जब हम बॉडी से फोर्स लगाते हैं, कोई भी मसल नहीं कहना चाहिए। तो जब भी हम खुद से कोई फोर्स पुश या पुल करते हैं, ठीक है, और अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी से, तो बेटा जी, दैट इज अ केमिकल एनर्जी। जो हम जोर लगा रहे हैं, लाइक हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल को हम केमिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, अपनी बॉडी से जोर लगा रहे हैं, वो भी केमिकल एनर्जी, राइट। एक कैटापल्ट या स्प्रिंग शॉट को खींच रहे हैं चलाने से पहले, तो हम जो जोर लगा रहे हैं उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जीज ऑन नोबल लाइफ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का असल नाम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मूव हो रहे होते हैं, क्यों मूव होंगे भी चार्जेस? तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, दैट मेक्स देम मूव, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। अब नेक्स्ट से पहले मैं आपसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टाइप डिस्कस करना चाहूंगा जो यहाँ हमें ऐड करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ potential energy. So nuclear energy is in fact nuclear potential energy. बेटा, it comes from two of the processes. जब हम किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करें, यानी या फॉर्म करें, तो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा, ये एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स में स्टोर होती है, इसे हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी है, और ये दो तरीके से प्रोसेस से आती है, जो कि यहाँ मेंशन भी है। एक प्रोसेस होता है, ये हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, फिजन प्रोसेस, जिसमें हम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, ठीक है,
तो दूसरा ये प्रोसेस होता है फ्यूजन प्रोसेस, जिसमें न्यूक्लियर को ज्वाइन करते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो एनर्जी आती है वो फ्यूजन एग्जांपल, वो फ्यूजन प्रोसेस होता है। इसमें वी ब्रेक द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर का प्लूरल को कहते हैं। और फ्यूजन होता है दैट इज वेयर वी ज्वाइन न्यूक्लियर, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है जो फ्यूजन है। ये स्टार सन में हो रहा है, जो इतनी दूर से हमें इतनी हीट देता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि कैन बी मोर पावरफुल देन हंड्रेड्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, अ सिंगल हाइड्रोजन बॉम्ब, उसमें भी ये फ्यूजन प्रोसेस होती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। राइट बेटा जी? अच्छा बेटा जी, now the last but not least we are going to discuss the gravitational potential energy. अच्छा जी, अजान हो रही, गिव मी अ मिनट प्लीज।